अभी तो हमारा एक मछली वाली आंख है कि बाउल की सीट को हमने यहाँ से निकालना है, कांग्रेस को विजयी बनाना। लोगों ने इतना विरोध कर रहे हैं, इवन तो उनकी पार्टी के लोग ही विरोध कर रहे हैं कि अगर बनवारी लाल को टिकट दिया गया तो हम वोट नहीं देंगे। होते हुए एक ओडी यहाँ गांव है, उसके पास में कूड़े का अंबार लगाया हुआ है जिसमें बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। एसडीएम सब डिविजनल ऑफिस है, सब डिविजनल ऑफिस, लेकिन उसको इन्होंने शहर के बाहर ले जा करके वहाँ नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर, वहाँ उन्होंने कोई अपना ज़मीन का कोई किया है, वहाँ उसके आसपास भाई उनके रेट बढ़ जाएं या और कुछ बातें। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीति का जो बिगुल है वो बज चुका है। बात करते हैं आज बावल विधानसभा क्षेत्र की। बावल विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त जो बड़ी मारामारी है वो कांग्रेस की टिकट को लेकर है। हमारे साथ हैं साधु जो तैयारी कर रहे हैं बावल विधानसभा क्षेत्र से, लंबे समय से बैंकिंग सेक्टर से हैं, एक पढ़ा लिखा चेहरा है और मानते हैं कि कांग्रेस की जो टिकट है उनको मिलेगी और अगर कांग्रेस की टिकट उनको मिलती है तो सामने एक बड़ी चुनौती वो खड़ी करेंगे। आज बात करते हैं साधु सिंह जी से। साधु सिंह जी, क्या पूरा विजन है, कैसे राजनीति में आना हुआ बावल? सबसे पहले तो मैं हरियाणा दस्तक को धन्यवाद देता हूं। मैं राजनीति में जो विज़न लेकर के आया हूं, मैं बैंक में एज ए असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद से मैं आया हूं और मेरा वहां पब्लिक डीलिंग से, जब से बैंकिंग सेक्टर में आपको पता ही है, पब्लिक डीलिंग से मेरा सरोकार रहा है और मैं अपने नौकरी के कार्य क्षेत्र में भी और मेरी अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही मैं राजनीति से मेरा जुड़ाव रहा है। हालांकि नौकरी के अंदर कोई राजनीति के लिए जो हमारी सर्विस के जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो अलाउ नहीं करते, इवन दो मैंने उनको दरकिनार करते हुए मैं अपने सर्विस काल में भी मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैंने मेरे अपने समाज के लिए, मैंने इवन दो रामलीला मैदान में बहुत सारी मैंने रैलियां की हैं, जंतर मंतर पे जब भी कोई हमारे समाज के विरुद्ध में कोई चीज़ें आती हैं, हर धरने प्रदर्शन में मैं पार्टिसिपेट करता रहा हूं। 1997 से लेकर के और आज तक मेरे बैंकिंग के रिटायर होने के बाद भी, चाहे वो संविधान को बचाने की बात हो, चाहे ईवीएम का मसला हो, चाहे अपना अग्निवीर की जो ये लेकर के जो आए हैं योजना, चाहे इसके विरुद्ध डेमोन्स्ट्रेशन करना हो, हर जगह मेरी भागीदारी रही है। और बावल क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ, अपने स्टूडेंट लाइफ से ही जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ की जो समस्याएं मैंने देखी, पर्टिकुलर यूथ की जो समस्याएं देखी, या आईएमटी होते हुए बावल के लोगों ने सपना देखा था, यहाँ के किसानों ने जो सरकार को अपनी ज़मीन बहुत कौड़ियों के मूल्य पर जो सरकार को दी थी, वो इसलिए दी थी कि यहाँ के नौजवान, यहाँ उनके बच्चे इन जो भी सरकारी या प्राइवेट जो भी कंपनियाँ हैं इनमें उनको जॉब मिलेगा। लेकिन मैंने ये मेरे मन के अंदर टीस रही है कि पहली बात तो बीजेपी ने पिछले 10 साल से कोई रोज़गार का जो वादा लेकर के मोदी जी 2014 में जो आए थे कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, और हरियाणा सरकार ने भी वादा किया था कि हम लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन वो रोज़गार नेशनल लेवल पे तो मिला ही नहीं। लेकिन यहाँ स्टेट लेवल पे भी आईएमटी होते हुए भी इतनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ के जो लोकल जो नवयुवक हैं उनको किसी को रोज़गार नहीं दिया जा रहा। तो ये मेरे अंदर एक पीड़ा रही है। दूसरी बात, बावल सुरक्षित हल्का होते हुए जितने भी नुमाइंदे आज तक आए हैं, ये आपको भी पता है कि हर बार यहाँ रामेश्वर कंडक्टर को छोड़ करके जो भी विधायक बावल से बना है उसको हरियाणा सरकार ने कोई न कोई मंत्रालय दिया है। जब जिस क्षेत्र का विधायक या जिस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव अगर हरियाणा सरकार में किसी भी, चाहे वो कैबिनेट स्तर का, और मोस्टली मैं तो ये कहता हूँ कि कैबिनेट मंत्री उनको बनाया जाता रहा है,
लेकिन एक कैबिनेट मंत्री होते हुए जो इलाके की पोजीशन है, चाहे रोड की पोजीशन लगा लो, चाहे एजुकेशन की पोजीशन लगा लो, न तो वहाँ कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट वहाँ आया है, तो मेरे मन में टीस ये रही है कि क्यों नहीं मैं बावल क्षेत्र में आकर के इनके लिए मैं हरियाणा विधानसभा में जा कर के मैं ये बात रखूं। एक बड़ा मुद्दा है कांग्रेस की टिकट का। बावल में हम देख रहे थे 50 से अधिक दावेदार हैं। साधु सिंह को क्यों चुने कांग्रेस? ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि साधु सिंह को ही क्यों चुने। मैं जब बैंक से सेवानिवृत्त होने के बाद में मैंने बहुत पार्टी के प्रति बहुत कार्य किए हैं। मैं जो ही सेवानिवृत्त हुआ, मेरा पहला स्टेप था कि मैं माननीय हमारे भूपेंद्र जी हुड्डा से मैंने मुलाकात की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी से मैंने मुलाकात की, और मैंने फर्स्ट फेज में स्टार्टिंग में, अब तो बहुत सारे लोग कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने आज से बहुत समय पहले 26 मार्च को 2023 को मैंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था, और तब से लेकर के अब तक मैं कांग्रेस के प्रति पहले वफादार रहा हूं, और उस वफादारी को मेरे को देखते हुए चौधरी उदयभान जी ने मेरे को तुरंत कहा कि आप कांग्रेस में आपका स्वागत है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आप आइए, आप पढ़े लिखे हैं, आप इस रिजर्व समाज के एक पढ़े लिखे हैं, और आपके बारे में पहले हमने सुन भी रखा है कि आप हर जगह, चाहे वो दिल्ली मेन जो हमारा दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे मटका चौक चंडीगढ़ हो, हर जगह आपकी प्रेजेंस दिखाई हमें दी गई थी। और इसीलिए आप अगर बावल क्षेत्र में आप कार्य करना चाहते हैं तो अभी टिकट का तो अभी कोई बात नहीं है, क्योंकि चुनावों में अभी काफ़ी समय है। आप बावल की जनता में जा कर के आप लोगों से अपना संपर्क, पहले भी आपका संपर्क था, उस संपर्क को आप बढ़ाइए। तभी से मैंने, जो आज आपने क्वेश्चन किया कि बावल के बहुत सारे कैंडिडेट हैं, इतने कैंडिडेट आपको ही क्यों चुना जाए, मैंने सबसे पहले बावल में कई वर्षों से मैं बावल में कांग्रेस की प्रचार और प्रसार और कांग्रेस की नीतियों को लेकर के मैं हर गांव में मैंने दस्तक दी है। और जब मैं गांव में जाता था, मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं, जब भी मैं किसी गांव में जाता था तो गांव के लोग कहते थे अभी तो कोई इलेक्शन का दूर दूर तक भी नहीं है, आप गांव में आ रहे हैं, अभी तो कोई इलेक्शन का कोई नाम भी नहीं ले रहा। लेकिन मैंने उस समय से और अब तक कंटिन्यूस प्रयास किया है, और जिसका नतीजा ये रहा है कि बावल क्षेत्र में हमारे लोकसभा के प्रत्याशी, जिनको मैं ये कहता हूं कि जो मैंने सबसे पहले यहाँ कांग्रेस का जो बिगुल बजाया, और हमारे दीपेंद्र जी ने और जो चौधरी उदयभान जी ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो जन आक्रोश रैलियाँ की, मैंने हर रैली में पार्टिसिपेट किया, चाहे वो भिवानी की रैली हो, चाहे वो हिसार की रैली हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र की रैली हो, हर रैली में मैंने पार्टिसिपेट उनके साथ किया। और जो बातें उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो बातें रखी, उन बातों को मैंने बावल क्षेत्र के हर नागरिक तक पहुंचाया। तो जिससे हमारी लोकसभा में जो लीड बावल क्षेत्र से जो 92,000 की जो लीड आती थी, हमारे उस लीड को 22,000 तक ला दिया। और इसमें हमारे दूसरे साथियों का, नो डाउट दूसरे साथियों का भी सहयोग है, लेकिन मैं अपना सहयोग इसलिए ज़्यादा मानता हूं क्योंकि मैं सबसे पहले इस विधानसभा की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो 2024 का जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए जो लोग अब हमारे कांग्रेस परिवार से बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं, मैं उनसे बहुत पहले ही कांग्रेस की प्रचार और प्रसार पूरे बावल हलके में मैं कर रहा हूं, जिससे मैं ये समझता हूं। दूसरी बात, मैं यहाँ हर गांव में जो लोगों की समस्या है गांव में, चाहे वो पानी की समस्या हो,
चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड समस्या हो और रोज़गार की समस्या मैंने बड़े डिटेल से आपको बता दिया। अगर मुझे यहाँ बावल की जनता और हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारा प्रदेश कांग्रेस, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस और या हमारे सेंटर से अगर मुझे मौका देते हैं तो मेरा निश्चित रूप से जो बावल के जो हमारे बेरोज़गार बंदे हैं, चाहे मुझे पार्टी की एक्टिविटीज से मुझे बाहर जा कर के धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे मुझे जो जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं, चाहे उनसे हमें कंप्रोमाइज़ करके इस बात का एश्योरेंस जब तक वो नहीं देते कि लोकल युवकों को हम यहाँ नौकरी नहीं देंगे, तब तक मेरा उनके साथ संघर्ष जारी रहेगा। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से युवाओं के जो टीस है और जो बेरोज़गार हैं, क्योंकि अगर देश के युवा ही बेरोज़गार होंगे और उनको कोई काम नहीं मिलेगा तो या तो वो दूसरे गलत क्षेत्र में जाने की कोशिश करेंगे या दूसरी गलत एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करेंगे, या चाहे वो नशाखोरी हो या दूसरा, क्योंकि आइडल मैन मेक्स मिसचिफ्स वाली जो बात है कि जब कोई काम ही नहीं होगा तो आदमी कुछ न कुछ करेगा। लेकिन मेरा अपनी मेरी जो झील है वो यही है कि यहाँ के जो बेरोज़गार हैं उनको यहाँ बावल क्षेत्र IMT में रोज़गार मिले। पार्टी ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं कांग्रेस का जो 28-29 साल से बावल में कांग्रेस नहीं आई है, जो कांग्रेस का सूखा है, चाहे वो किन्हीं भी कारणों से रहा हो, आज पार्टी 2000 मेरे हिसाब से 28-29 साल से नहीं आई है। तो मेरा कहने का यह है कि 28-29 साल का सूखा अगर पार्टी मुझे देती है तो निश्चित रूप से बावल की ये सीट मैं बावल की जनता के सहयोग से, जो उन्होंने मुझे प्यार और सहयोग दिया है, उन बातों को देखते हुए मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि बावल की सीट को मैं निकाल करके कांग्रेस पार्टी की झोली में देने का काम करूंगा। एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये जो सीट है निकाल कर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। चुनौतियां जो हैं वो संगठन के अंदर भी है और संगठन से बाहर भी है, उन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे? देखो, संगठन की बात है, हमारा कांग्रेस का संगठन, मैं आपकी बात को मानता हूं कि संगठन तैयार नहीं हुआ है, कुछ भी कारण रहे हों, लेकिन बिना संगठन के भी हमने जो लोकसभा में जो हमने जुनून देखा है और उस जुनून का रिजल्ट ये रहा है कि जो लीड मैंने आपको पहले भी बताया, जो 90,000 के आसपास लगभग होती थी, वो 22,000 तक हम ले आए। 22,000 तक हम ले आए। जब हमारा बिना संगठन होते हुए ही हमारी कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, उनमें वो एकता है, जो एकता झलक भी रही है, तो संगठन कोई मायने नहीं रखता। संगठन है पब्लिक। जब पब्लिक ने मन में ठान लिया कि हम इस सरकार को उखाड़ करके फेंकना है, तो संगठन कोई मायने नहीं रखता। संगठन तो हम लोकसभा में भी, मैं आपको बता सकता हूं कि संगठन तो हमारा लोकसभा में भी नहीं था। क्यों हमने इस मार्जिन को हमने मिनिमाइज़ किया? तो विधानसभा में कुछ बातें लोकल होती हैं, विधानसभा में तो ये जो 22,000 का जो मार्जिन है, इसको तो हम बिल्कुल कम करेंगे ही, और इसके अलावा इससे ज़्यादा मार्जिन से ये सीट हम निकालेंगे। तो संगठन की कोई बात नहीं। कांग्रेस बिना संगठन के भी अपने आप में अनुशासित पार्टी है। सारे वर्कर अनुशासित हैं, अनुशासन का सारे पालन करते हैं, चाहे वो हमारा प्रदेश की हमारे दिशा निर्देश हों, चाहे हमारे सेंटर के दिशा निर्देश हों। के बावजूद भी बिना संगठन के भी हम जब आगे बढ़ रहे हैं, तो संगठन कोई बात नहीं है, संगठन बनता रहेगा। लेकिन ये जो अभी तो चुनाव का बिगुल बज गया, तो संगठन की तरफ अब ध्यान न दे करके अभी तो हमारा एक मछली वाली आंख है कि बावल की सीट को हमने यहाँ से निकालना है, कांग्रेस को विजयी बनाना है। बड़ी बात करते हैं। आपने कहा कि मंत्री हमेशा रहा है बावल से, अभी भी डॉक्टर बनवारी लाल 10 सालों से बावल में हैं। कैसे चुनौती दे पाएंगे उनको, डॉक्टर बनवारी लाल को? देखो, बनवारी लाल पिछले 10 साल से कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन मैंने गांव-गांव में जाकर के देखा है कि लोगों ने इतना विरोध कर रहे हैं, इवन तो उनकी पार्टी के लोग ही विरोध कर रहे हैं कि अगर बनवारी लाल को टिकट दिया गया तो हम वोट नहीं देंगे। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में तो कितना विरोध होगा
ये बात आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। जब उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता उनसे संतुष्ट नहीं है, और वो अच्छी बात है, वो तो संतुष्ट नहीं है, हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। और मैं दूसरी अपने जो मेरा आकलन है, जो मैं गांव में गया हूं, हर गांव में कहीं भी पानी की निकासी नहीं है, कहीं भी पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है। बहुत सारे गांवों में लोग मुझे दिखाते हैं कि ये देखो पानी कैसा गंदा पानी आ रहा है। दूसरा, यहाँ जो कूड़ा करकट है, यहाँ ये मंत्री होते हुए एक ओडी यहाँ गांव है, उसके पास में कूड़े का अंबार लगाया हुआ है जिसमें बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। मंत्री होते हुए आज तक वो कूड़े को कहाँ समायोजित करके उसको कहाँ लेकर के जाएं, उसकी तो उन्होंने कोई व्यवस्था की नहीं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ गुड़गांव, मानेसर और इधर दूसरे क्षेत्रों से भी कूड़ा आकर के यहाँ डंप किया जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारी फैल रही हैं। न इन्होंने कोई अच्छा इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी यहाँ लेकर के आए हैं, न कोई मेडिकल में होते हुए एज ए डॉक्टर इनकी ड्यूटी बनती थी अगर स्वास्थ्य के लिए तो एटलीस्ट मैं ध्यान दूं। इन्होंने कोई स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं दिया। जो मेडिकल की जो सुविधाएं बाउल के अंदर होनी चाहिए, बाउल के लोग या तो जयपुर भागते हैं या दिल्ली भागते हैं, या जिनके पास में कुछ आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो रेवाड़ी अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। बाउल में कोई भी व्यवस्था नहीं है। उस शहर को इन्होंने बिल्कुल ऐसा करके छोड़ दिया गया है। और इस मंत्री ने बाउल के विकास के लिए छोटा सा शहर, मैं तो उसको शहर नहीं, एक कस्बा कहूँगा, जो मंत्री कैबिनेट रहते हुए कस्बे का विकास नहीं कर सकता। आप बाउल शहर के अंदर पानी इतना जमा हुआ है कि वहाँ 2-3 जगह तो ऐसा है, बाबा अम्बेडकर साहब की मूर्ति के पास में वो नाला मैं पिछले 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ। दूसरी बात, जो बस स्टैंड की जो व्यवस्था है मंत्री रहते हुए इन्होंने बाउल शहर के अंदर नहीं की, वो इन्होंने शहर से 3 किलोमीटर दूर जा कर के की। तो वहाँ जो बाउल के जो लोग हैं उनको तो वो फैसिलिटीज़ मिली नहीं, वो सारे लोग उस बात से बिल्कुल नाराज़ हैं। तीसरी बात, जो SDM है, सब डिविजनल ऑफिस है, सब डिविजनल ऑफिस और वहाँ शहर के बीच में था। नो डाउट वहाँ थोड़ा क्राउड है, लेकिन उसको इन्होंने शहर के बाहर ले जा कर के वहाँ नई बिल्डिंग में शिफ्ट करवा दिया। नो डाउट नया बिल्डिंग बनना चाहिए, लेकिन वो नया बिल्डिंग अगर शहर के पास बनता, शहर के आसपास, बाउल शहर के आसपास बनता, तो लोगों को वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और वहाँ लोग न तो वहाँ कोई आवागमन के साधन की व्यवस्था है, और वो बिल्कुल इंटीरियर में जा कर के 3 किलोमीटर बाउल शहर से बाहर। तो मैं बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये मैं लोगों की आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से पहुंचा रहा हूं कि वहाँ के लोग इस बात को कहते हैं कि जो 1-2 काम डेवलपमेंट के किए वो ऐसे किए, वो न के मतलब किए वो न के बराबर किए। क्योंकि उनका जब लोग जो सुविधाएं सरकार देती है उनका अगर बेनिफिट ही नहीं उठा पाते तो उन सुविधाओं का कोई मीनिंग नहीं है। तो इससे भी बनवारी लाल ने जो किस वजह से किया, क्या किया, कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ उन्होंने कोई अपना ज़मीन का कोई अपना कोई किया है, वहाँ उसके आसपास भाई उनके रेट बढ़ जाएं, या और कुछ बातें हैं, कुछ तरह तरह की बातें जो गांव के लोग जो बताते हैं। तो मैं ये कोई कि भाई मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ और मैं बीजेपी डॉक्टर बनवारी लाल का कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, ये क्रिटिसाइज़ में इसमें कोई पार्टी लेवल नहीं है। जो हकीकत है, जो आम जनमानस की जो पीड़ा है, वो पीड़ा ये दर्शाती है। यहाँ तक लोग कहते हैं कि बनवारी लाल अब की बार आ गया तो इसकी जमानत जब्त करेंगे। एक बात होती है झूठ की राजनीति की, तो क्या भाजपा जो विकास का ढिढोरा पीट रही है बावल में, क्या वो झूठ की राजनीति है, या जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो झूठ की राजनीति है? अगर विकास नज़र आएगा तो मैं झूठ बोलूँगा तो लोग हम पे थूकेंगे कि आप कैसे झूठ बोल रहे हो। ये काम हुआ है, प्रैक्टिकल हुआ है। लेकिन जब आदमी कोई झूठ बोलता है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ, 100% दावे के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि निश्चित रूप से
अगर वो कहते हैं कि मैंने विकास किया तो ये निश्चित रूप से गलत है। अगर विकास होता तो बावल की जनता क्यों उनको क्रिटिसाइज करती? अगर कोई नुमाइंदा है, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो कोई काम कराता है, अगर वो कोई विकास के काम कराता है तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगा। ये कर सकते हैं भाई थोड़ा विकास हुआ, जितना इन्होंने प्रोमिस किया था, 10 साल से मंत्री हैं, जब भी इन्होंने एक मैं बाउल में ऐसा कर दूंगा, बाउल को हम पेरिस बना देंगे। नो डाउट पेरिस नहीं बना पाए, लेकिन उसमें इतना तो विकास करें कि लोग क्रिटिसाइज नहीं करें। तो मैं ये एक एज ए कैंडिडेट मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उनके विपक्ष में चुनाव लड़ना है या हमारी पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ने के लिए क्रिटिसाइज कर रही है। नो, एक्चुअल में विकास नहीं हुआ, ये मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। निश्चित रूप से विकास नहीं हुआ। साधु सिंह कह रहे हैं बावल में कोई विकास नहीं हुआ। रोजगार की आपने बात की, सड़कों की आपने बात की, डंपिंग स्टेशन की आपने बात की। मौका मिलता है, विधानसभा में पहुंचने का मौका मिलता है, आप क्या डेडलाइन रखते हैं बावल के लिए? बावल में जो सुधार है उसके लिए क्या पूरी डेडलाइन रखते हैं? देखो, मेरा सबसे पहले तो ये है कि जो बावल जो एक कस्बे के रूप में है, वो एक बड़े शहर के लिए आकर्षित हो। अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले हम यहाँ हुड्डा के सेक्टर लेकर के आएंगे। रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ हैं जो दूसरे, अब रेवाड़ी में ही देख लीजिएगा, जब से हुड्डा के सेक्टर बढ़े हैं, रेवाड़ी का विकास पहले उतना नहीं था हुआ। आप गुड़गांव, मानेसर आप वो देख लीजिएगा, आप धारूहेड़ा, बिहाड़ी देख लीजिएगा। उसी तर्ज पे सबसे पहले तो ये रेजिडेंशियल सेक्टर से यहाँ आए। और जो दूसरा मैंने आपको फिर कहा, नौजवानों के लिए निश्चित रूप से, चाहे हर आदमी सोचता है कि मैं अपने टेन्योर के अंदर इतने विकास के कार्य करूं कि लोग मुझे अगले टेन्योर के लिए मुझे दोबारा से चुने, चाहे मुझे दोबारा से पब्लिक चुने या न चुने, लेकिन मैं मेरे टेन्योर में अगर मुझे कांग्रेस पार्टी मौका देती है, बाउल की जनता मौका देती है, मैं नौजवानों के लिए जो अन्याय हो रहा है उसको किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उनके रोजगार के लिए चाहे मुझे स्वयं इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट में धरने पर बैठना पड़े, मैं नौजवानों के साथ में मैं बैठूंगा। आप यहाँ हमारा ज़मीन जायदाद, हमारा जल, हमारा वायु, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे रोड, सब कुछ आप यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने आप कंसेशन रेट पे आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। और गवर्नमेंट ने तो दिया है, लेकिन यहाँ के किसानों ने अपने बच्चों के लिए ही तो ज़मीन दिया है ताकि उनके बच्चों को रोज़गार मिले। क्योंकि जो पहले जो खेती बाड़ी करते थे वो सारी ज़मीन तो IMT में गवर्नमेंट ने एक्वायर करके यहाँ इंडस्ट्री लगा दिया। अब तो यहाँ के जो बच्चे वो कहाँ जाएंगे? दूसरी बात है जो ठेकेदारी पर था। अगर हमारे जो लेबर क्लास है, जो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जो यूथ है, उनको ठेकेदार के थ्रू ये भर्ती कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, इन्होंने तो सब चीज़ों को ठेकेदारों के थ्रू दे दिया। तो ये बीजेपी सरकार ने जो ये फैक्ट्रियों की तो बात छोड़ दिए, हरियाणा सरकार में इन्होंने रोजगार कौशल निगम ला करके अब सरकारी ठेकेदारी का काम करने लग गई है। आप सभी को पता है, कौशल रोजगार के अंदर सरकारी ठेकेदारी कर रही है। तो क्या कहा जाए, बढ़िया एजुकेशन इंस्टीट्यूट लाने के लिए, अच्छी मेडिकल, यहाँ कम से कम 100 बेड का तो एक हॉस्पिटल हो ही हो, जिसमें लोकल जो आम नागरिकों को जो है स्वास्थ्य की जो दूर नहीं जाना पड़े। एक मैंने आपको एजुकेशन के लिए मैंने बताया ही है, एक कोई टेक्निकल या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ निश्चित रूप से एक हो, ताकि यहाँ के जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो दूसरी जगह दूर नहीं जा पाएँ। तीसरा, जो रोड और पानी की जो समस्या है इसके लिए। और चौथा मेरा ये है कि अगर इस शहर का विकास करना है तो आसपास जो रेजिडेंशियल जो है सेक्टर, 1-2 सेक्टर कटें। इन्हीं बातों को लेकर के मैं कहता हूं कि मेरा राइट्स दूसरे जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे पहले बनता है।
तो ये थे हमारे साथ साधु सिंह। साधु सिंह का कहना है कि बावल में जो बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर करना उनकी प्राथमिकता रहेगी, सड़कों के जो हालात हैं उसको ठीक करना उनकी प्राथमिकता रहेगी, बावल क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी। और बड़ी बात कह रहे हैं कि बावल में सबसे पहले फील्ड में वो निकले थे, इसलिए शीर्ष नेतृत्व को सबसे पहला नंबर उनका ही देखना चाहिए, टिकट उनको देनी चाहिए ताकि कांग्रेस का जो 28-29 साल का जो सूखा है उसे वो समाप्त कर सकें। चलिए देखना कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को है, हम इनकी बात पहुंचा सकते हैं। दस्तक हरियाणा के लिए अमित सैनी।